हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम्स में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स की एक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कि उसके बिना वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती। यानी कि एक एनर्जी की वो अमाउंट, एनर्जी का वो इनपुट जिसके बिना कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, उस एनर्जी के अमाउंट को या इनपुट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम में हुआ है। यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है, इट इज इनिशियल स्टेट जहां पर रिएक्टेंट है, और ये बी पर, ए पर इनिशियल स्टेट है रिएक्टेंट है, और बी पर फाइनल स्टेट यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो एनर्जी है इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी कि यहां पर एंजाइम एनर्जी जो रिक्वायर है, जो रिएक्शन में एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि हाउ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, उसको एंजाइम कम करके स्टार्ट करता है रिएक्शन को। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एंजाइम आया उसने उस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की वो कम कर दी। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। यहाँ पर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो ये डिफरेंस है यहाँ पर इनिशियल स्टेज में जो एनर्जी थी, अब वो यहाँ पर जब ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा जी, फ्री एनर्जी चेंज। दैट इज ए और बी के बीच में जो फ्री एनर्जी का अंतर है हम उसे बोलते हैं डेल्टा जी। और फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्केबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज के लिए 32,000 कैलोरी पर मोल चाहिए जब एंजाइम अवेलेबल नहीं होता, यानी कि इस रिएक्शन को कैटालाइज होने के लिए, यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए विदाउट एंजाइम 32,000 कैलोरी पर मोल चाहिए। लेकिन जब एंजाइम आता है तो एंजाइम करता क्या है? लोअर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हमने भी पहले ही पढ़ा कि हाउ एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कितना कर दिया? 9400 कैलोरी पर मोल, जिससे वो रिएक्शन आसानी होती है, क्योंकि इतनी रिएक्शन करने के लिए इतनी एनर्जी मीडियम में अवेलेबल थी। तो उसने क्या काम करा कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो सीधी सी बात है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से पढ़ने से पहले हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी और हाउ एंजाइम वर्क। तो एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी का वह अमाउंट, वो इनपुट जो किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम काम कैसे करता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, लोअर एंड डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हमने इसमें देखा जो रिक्वायरमेंट थी 32,000 यानी कि 32,000 कैलोरी पर मोल थी, वो बाद में कितनी रह गई? 9400 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो सीधी बात है, एंजाइम लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन मेन थ्योरीज हैं, लॉक एंड की थ्योरी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉक एंड की थ्योरी, इसको एमिल फिशर ने दी थी, सपोर्टेड होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। ये थ्योरी क्या कहती है कि एक्टिव साइट्स जो है एंजाइम की वो स्टैटिक होते हैं, अर्थात उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते हैं, वो डायनामिक नहीं होती हैं, दैट इज वो अनचेंजेबल होती हैं और वो लॉक की तरह काम करती हैं, जिसमें
स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट आकर फिट होता है। यानी कि सीधी बात है कि लॉक-इन की थ्योरी क्या कहती है कि जिस प्रकार से एक विशेष प्रकार के ताले में एक विशेष प्रकार की चाबी लगती है, एक विशेष प्रकार के लॉक में एक विशेष प्रकार की फिट होती है, उसी प्रकार से हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है, दूसरा सबस्ट्रेट फिट नहीं होता। इसीलिए जब एंजाइम के पास वो सबस्ट्रेट आता है तो वो रिएक्शन होती है, वरना रिएक्शन नहीं होती। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये एंजाइम है, दिस एंजाइम एंड दिस इज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हमने पढ़ी कि क्या है कि विशेष अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होती है प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर में, जिस पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और ये सबस्ट्रेट है, जब इससे बाइंड हुआ तो बाइंड होने के बाद ये इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सीधी बात है, दो बातें हमें इसमें समझ में आनी चाहिए कि एक्टिव साइट स्टेशनरी है यानी कि स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, उसमें चेंज नहीं होता, कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता। एक विशेष प्रकार के एंजाइम की एक्टिव साइट में एक विशेष प्रकार का सबस्ट्रेट उसी प्रकार से फिट हो सकता है जैसे एक विशेष प्रकार के लॉक में एक विशेष प्रकार की दैट इज ताले में एक विशेष प्रकार की चाबी ही फिट होती है। सेकेंड वन इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसको हेनरी ने दिया था और मिकालिस मेंटन ने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले एक एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के लिए पास पास आता है, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट पास पास आते हैं, दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद कन्फर्मेशनल रिएक्शन होने के बाद आगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये सबस्ट्रेट या ये जो कॉम्प्लेक्स था एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और ये वापस एंजाइम दोबारा से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट पास पास आते हैं, दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं, फिर एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट साथ साथ रहते हैं और बाद में एंजाइम अलग होकर दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट करता है। तो ई का यहाँ पर एंजाइम है, एस का मतलब सबस्ट्रेट है, ईएससी का मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ईपीसी का मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और पी का मतलब प्रोडक्ट है। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट पास पास आए, दोनों ने मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और उससे फिर प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम अलग हो गया, एंजाइम दोबारा से अपने रिएक्शन स्टार्ट करता है। थर्ड वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसको कोसलैंड ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो स्टैटिक नहीं होती, दैट इज डायनामिक होती हैं, दैट इज उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। तो एक्टिव साइट इस थ्योरी के अनुसार स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है और उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। वो कब होता है? विच इज इंड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। और वो हर एंजाइम के लिए जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है वही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट उस कन्फर्मेशनल चेंजेस को ब्रॉड करता है, उसके अनुसार ही, उसके आने पर ही वो कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। और इसके अनुसार एक्टिव साइट्स में दो ग्रुप्स होते हैं, बुट्रेसिंग ग्रुप और कैटालाइटिक ग्रुप। ये बुट्रेसिंग ग्रुप है, ये कैटालाइटिक ग्रुप है। बुट्रेसिंग ग्रुप सपोर्ट के लिए बनाता है, दैट इज वो बाइंड करने के लिए, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए बना हुआ होता है, और जबकि कैटालाइटिक ग्रुप जो होता है वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बना होता है। अब जैसे ये है एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट का जो साइज है वो इसके हिसाब से नहीं है। तो अब जैसे ही सबस्ट्रेट इसके कॉम्प्लेक्स संपर्क में आएगा तो ये जो साइट रिएक्टिव, अब इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा इसके हिसाब से। वो कौन इंड्यूस कर रहा है? सबस्ट्रेट। और जैसे ही इसके साथ होगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद ये बुट्रेसिंग ग्रुप इसको अटैच कराएगा, जबकि कैटालाइटिक ग्रुप इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा।